नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक में। तो इसमें CDP का आपका 30 प्रश्न रहेगा, तो हम लोग एक एक करके इसमें पढ़ेंगे डिटेल के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्ति का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बताइए, फर्स्ट का आप आंसर करें। फर्स्ट का आंसर करें क्या होगा? बाह्य आभास के आधार पर व्यक्ति का वर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, सतही दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहलाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण वर्णन के लिए गहन मानकीय एवं प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, फर्स्ट का भी हो गया। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, या ये सभी में। सेकंड का आप आंसर करें। तो 2 का आपका होगा आंसर डी, ये सभी में। बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति तथा गतिवाही योग्यता तीनों में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। ये चारों में से क्या होगा? आप आंसर करके बताइए। तो 3 का आपका राइट आंसर होगा डी, समस्या। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत उस समय से होती है जब प्राणी के सामने कोई समस्या आती है। जब तक आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, आपका चिंतन प्रारंभ नहीं होगा। जैसे ही आपके सामने कोई समस्या आती है, आपका चिंतन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आज के डेट में तो आदमी समस्या से ही घिरा हुआ है, तो हमेशा वो चिंतित में ही रहता है। तो आपका राइट आंसर होगा 3। 4 पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। बीने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटेल ने। बताइए, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने किया? तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, टर्मन ने। ठीक है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय टर्मन द्वारा विकसित किया गया था। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है आपको पता है? जिससे हम लोग बोलते हैं IQ, इंटेलिजेंस IQ, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु, है ना, यानी MA बटा CA और इंटू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंध, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। 5 का आंसर करें। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपलब्धि। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में संबंध, जिज्ञासा, आक्रामकता की अपेक्षा उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? यहाँ पे नहीं है, हमें प्रश्न पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? समान बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। 6 का आंसर करें। तो यहाँ पर जो है समान बुद्धि का अभाव, ये पिछड़ापन के कारण तो होंगे। शारीरिक दोष, ये भी पिछड़ापन का कारण होगा। विशिष्ट पिछड़ापन, ये भी आपका शारीरिक, ये भी आपका पिछड़ेपन का कारण होगा। तो यहाँ पे पूछा कौन नहीं है, तो स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण रहेगा तो उसका मानसिक मन भी उसका कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा, तो है ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी, ये राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, यानी स्वस्थ वातावरण को छोड़कर अन्य सभी पिछड़ेपन के कारण है। इसे छोड़ दीजिए, सभी पिछड़ेपन के कारण है। तो नहीं हमें पूछ रहा, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न। और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने,
कैटल ने। बताइए 7 का आंसर करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है, हिप्पोक्रेटस द्वारा व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने। बताइए 8 का आंसर करें। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका स्पीयरमैन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर करें तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रक्षात्मक यांत्रिकता। ठीक है, तो 9 का हो गया। रक्षात्मक यांत्रिकता को तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहते हैं, जबकि समस्या समाधान विधि का व्यक्तिगत विधि का संबंध प्रत्यक्ष ढंग से है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 10 नंबर। यहाँ पे खाली स्थान है, उसको आपको भरना है। यहाँ पे क्या आएगा? डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। क्या होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिस्लेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 का आंसर करें तो डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्लेक्सिया। यानी मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद के परिणाम स्वरूप डिस्लेक्सिया विकार होता है। इससे पीड़ित छात्रों को पाठ पढ़ने में समस्या होती है, साथ ही शब्दों को लिखने पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। बताइए 11 का आंसर करें तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 70 से कम। यानी जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 12 नंबर, और 12 नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न कहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ये डैश के स्थान पे क्या आएगा वो आपको बताना है। डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों का ग्रहण करने की योग्यता होती है। क्या होती है? पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर करें, जिसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अमूर्तमान कहने का मतलब जो आपके सामने दिखाई न दे। अमूर्त का मतलब होता है, इसका अपोजिट होता है मूर्त, है ना। तो मूर्त का मतलब होता है जो आपको सामने दिखाई दे। जैसे मैं बता दूं, ये एक, मान लीजिए ये एक पेन मान लीजिए, ठीक है, ये एक पेन है मार्कर जो बोर्ड पे लिखते हैं। तो इस बोर्ड के बारे में मैं कुछ बताऊंगा तो ये आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, ठीक है, और मैं इसे हटा देता हूं और मैं इसके बारे में बात करूं, मार्कर के बारे में, तो ये अमूर्त हो गया, ठीक है, दिख नहीं रहा ना, है ही नहीं, तो ये हो गया। यानी प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE, कौन नहीं है? 13 का आंसर करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानक। मानक जो है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में
पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो 14 का आंसर करें। 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो सकती है ना। सीखने की प्रेरणा का अभाव जो है वो किसी व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं क्या है? आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, इनमें से कोई नहीं है। तो 15 का आंसर करें। 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40, 42, 45, 48। बताइए कितने घंटे हैं? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। 16 का आंसर करें। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु सप्ताह कार्य आपका 45 घंटा, 45 आवर्स। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपका कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, NCF 2005 बल देता है किस पर? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या ये सभी? तो NCF यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बल देता है आपको करके सीखने पर, ठीक है। रटने पर तो नहीं देता। समस्या हल करने पर, समस्या को हल करने पे, है ना, समस्या का यदि आप खुद से हल करते हैं तो ये हो सकता है, लेकिन ये सभी, तो इसमें से ऑप्शन चुनना है ना। तो यदि इसमें से कोई एक कट गया तो ये सभी तो होगा नहीं, तो यानी अब ये नहीं हुआ, तो ये तीनों में से कोई आएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, करके सीखने पर। NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, सीधी सी बात। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 18 नंबर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण, अनुभव, अधिगम, अनुभव। 18 का आंसर करें तो शिक्षण अधिगम, आपका राइट आंसर है सी। शिक्षण अधिगम जो है वो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, बाकी शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है, और अधिगम अनुभव भी आपका है। शिक्षण अनुभव को छोड़कर अन्य सभी मूल्यांकन के त्रिकोण भाग हैं, यानी ये तीनों मूल्यांकन के भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 19 नंबर, और 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके कहता है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 19 का आंसर करें। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान से समस्या का शीघ्रता से हल प्राप्त नहीं होता तथा इसका मूल्यांकन किया जाता है। इस अनुसंधान में उपभोक्ता अनुसंधान करता नहीं है, उपभोक्ता अनुसंधान करता नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? बिल्कुल सही बात है, वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, बिल्कुल प्रभावित करती है। तो यह किसने कहा था? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, या इनमें से कोई नहीं? जब इनमें से कोई नहीं आ जाता है तो थोड़ा सा ऑप्शन को चूज करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो बताइए थोड़ा सा समस्या क्रिएट होता, कौन सा ऑप्शन होगा? तो 20 का आंसर करें। 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रॉस। रॉस ने यह कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, सबसे पहले कहा था रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश। डैश के स्थान पे आपको भरना है कि आयु पर 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। 21 का आंसर करें तो आपका 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 11 वर्ष। यानी तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 22। 22 का क्वेश्चन कहता है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है डैश। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या ये सभी? 22 का आंसर करें तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। स्नायुमंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आपका है, ठीक है, यानी सारे हैं, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है। शैशव, उत्तर बाल्याकाल, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? बताइए 23 का आंसर करें।
तो इसका राइट आंसर है आपका बी, उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यकाल में बालक में जिज्ञासा का स्तर बढ़ता है तथा उसका संवेगात्मक विकास तीव्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का आंसर करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार नए कौशल को सीखने में कुछ वैसे समरूप तत्व उपस्थित रहते हैं जो पहले सीखे गए कौशल में थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वंशानुक्रम का नियम नहीं है ये आपको बताना है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। 25 का आंसर करें तो अभिप्रेरणा जो है आपका ये राइट आंसर है, वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अभिप्रेरणा को छोड़कर अन्य सभी वंशानुक्रम के नियम है, यानी समानता वंशानुक्रम का नियम है, भिन्नता भी है और प्रत्यागमन भी है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। 3 तथा 4 वर्ष, 6 तथा 7 वर्ष, 8 तथा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर करें तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यानी 3 तथा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 26 का आपका राइट आंसर है ए, 3 अथवा 4 वर्ष। ये मैंने 25 का डी बता दिया था, ठीक है। 25 का मैंने डी 26 में लगा दिया था, इसलिए गलती हो गया। तो आपका 26 का राइट आंसर है 3 अथवा 4 वर्ष, यानी 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, ठीक है। 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है क्या? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। 26 का आंसर करें तो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। सांकेतिक अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है जो व्यक्ति को समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है। मनोविज्ञान, वातावरण व मनोदैहिक का संबंध संकेत अधिगम से नहीं है ना। यानी बाकी जो है वो संकेत अधिगम से नहीं है, बाकी जो है वो पारंपरिक अनुकूलन से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जिक प्रेरक का है? अर्जिक प्रेरक का एग्जाम्पल कौन है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। बताइए। 28 का आपका राइट आंसर है सी, रुचि। रुचि एक अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। भूख जैविक प्रेरक होती है। भूख कैसा होती है आपका? जैविक, ठीक है। विश्राम शारीरिक प्रेरक है। विश्राम कैसा है? शारीरिक, है ना। जब थक जाते हैं तो आप क्या करते हैं? विश्राम। तो शरीर से आदमी थक जाता है। तथा पुरस्कार प्रोत्साहन से संबंधित है। यदि आप किसी को पुरस्कार देते हैं तो उसको आप क्या करते हैं? उसको प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका 29 नंबर, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। नहीं दिखता, बड़ा कर देता हूँ। चलिए, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। 29 का आंसर करें तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भावात्मक जागृति द्वारा। अभिप्रेरणा भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करने पर उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं, यानी भावात्मक जागृति को हम आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर, 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चिंता मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, क्रियात्मक पहलू है या भावात्मक पहलू है, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है।
चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। किसी भी चिंतन से पूर्व ज्ञान या जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के चिंतन प्रभावी नहीं हो सकता है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।